स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम एड्जॉर्प्शन का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट कुछ पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था कि एड्जॉर्प्शन क्या होती है, डाइज का इंट्रोडक्शन देखा था। एड्जॉर्प्शन और डाइज, इनका आपस में क्या इंट्रैक्शन है, हम एड्जॉर्प्शन कैसे कर सकते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। तो उससे नेक्स्ट अगर चलें, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट एक किसी भी रिव्यू आर्टिकल का या रिसर्च पेपर का उसको अंडरस्टैंड कर लिया, आपको एक बार थोरोली समझ आ गई कि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में हम पूरा प्रोसीजर कैसे करते हैं। तो वो मैंने लास्ट वीडियो, उसका जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, इसके लास्ट पार्ट्स का भी आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगर चलें तो एड्जॉर्प्शन को प्रोसीड करने के लिए, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस करने के लिए हमें कौन से ऑपरेटर्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट और केमिकल्स कौन से रिक्वायर होंगे, ये वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और वो यूज़ कैसे करने हैं उनके बारे में भी डिटेल आपको बताऊंगी। तो इसमें अगर देखें कि ऑपरेटर्स, केमिकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो आप मेटल आयन की एड्जॉर्प्शन करवा रहे हैं या किसी भी डाई मॉलिक्यूल, चाहे वो कैटाइनिक हो, एनाइनिक हो, मेटल आयन भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो या नेगेटिवली, या कोई भी और पोल्यूटेंट, आपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए अगर एड्जॉर्प्शन मेथड को यूज़ करना है तो उसके लिए आपको जो मेन अपरेटस, केमिकल और इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपरेटस की। अपरेटस एड्जॉर्प्शन प्रोसेस करने के लिए आपको कौन सा अपरेटस रिक्वायर है और कितनी क्वांटिटी में रिक्वायर होगा। सबसे पहले अगर बात करें तो आपको इसमें फ़नल्स की ज़रूरत पड़ेगी। फ़नल्स फ़िल्ट्रेशन करने के लिए, अगर तो आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन अवेलेबल है तो आप फ़िल्ट्रेशन नहीं करेंगे, आप सेंट्रीफ्यूगेशन करके ही अपना प्रोसीजर आगे प्रोसीड कर लेंगे। और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के एड्जॉर्प्शन करने के लिए आपको कौन से स्टॉक सिस्टम बनाने पड़ेंगे, देन आपने प्रोसीजर कैसे प्रोसीड करना है, रिएक्शन कैसे लगाना है, उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है, तो वो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह ताला मैं आपको साथ डिस्कस करूँगी। ये उसकी नेक्स्ट वीडियो जो इसके पार्ट्स हैं हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर है उसमें सबसे पहले फ़नल आ जाती है, आपने फ़िल्ट्रेशन करनी होती है अपनी चीज़ों की, सोल्यूशन की। उसके बाद पिपट है, रीजेंट बॉटल्स हैं। पिपट चाहिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेने के लिए, मेजर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। रीजेंट बॉटल्स जिसमें आपने सोल्यूशन बना के रखने हैं या कोई चीज़ स्टोर करनी है। कॉनिकल फ्लास्क हैं, मेजरिंग सिलेंडर्स हैं, आपने एग्जैक्ट क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, चाहे वो डिस्टिल वाटर है या कोई सोल्यूशन है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आ जाती है, फ़िल्टर पेपर आ जाते हैं, वटमैन फ़िल्टर पेपर जिसके ज़रिए आप फ़िल्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट में देखें तो थर्मामीटर आ जाते हैं, क्योंकि आपने टेम्परेचर का पैरामीटर भी स्टडी करना होता है। तो टेम्परेचर का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए आपको थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है। क्यूवर्ट्स आ जाती हैं जो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर जो आप यूज़ करते हो उसके साथ ही होती हैं, लेकिन क्यूवर्ट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशनल इसलिए लिखा है कि आप माइंड में रहे कि हमने क्यूवर्ट्स भी लेनी है। ड्रॉपर आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने एग्जैक्ट मेजरमेंट कर ली है, आपने मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए उसकी क्वांटिटी मेजर कर ली है 20 ml 30 ml, तो उसके बाद 1 to 2 ड्रॉप्स का अगर आपने ऐड करने हैं तो वो ड्रॉपर के ज़रिए इजीली ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा आपको कुछ बीकर्स चाहिए, वो 100 ml के भी हो सकते हैं और 250 ml के भी हो सकते हैं, जिसमें आपने अपने सोल्यूशन बनाने हैं। तो ये सारा अपरेटस था जो कि आपको रिक्वायर है एड्जॉर्प्शन करवाने के लिए। उसके बाद अगर केमिकल्स की बात करें तो केमिकल्स में सबसे पहले तो आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस आ जाती है, साथ में HCl आ जाता है, एसिड। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आपने इसमें डिफरेंट काइंड्स के पीएच सॉल्यूशन बनाने होते हैं, चाहे वो pH 1 हो, 2 हो, 1 to 12 तक आपने सॉल्यूशन बनाने हैं पीएच की, जिसमें एसिडिक भी आ जाती है, न्यूट्रल भी होती है और बेसिक भी होती है। आपने पीएच का इफ़ेक्ट भी स्टडी करना होता है एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके केस में पीएच के साथ साथ पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज का एक पैरामीटर वो भी बहुत लाजमी, और कुछ जर्नल्स तो के जो रिव्यूअर्स हैं वो तो रिकमेंड करते हैं कि आप पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज को भी पेपर में इंक्लूड करें। तो उसका मेथड भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पीएच सोल्यूशन बनाने के लिए एसिड और बेस चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल नहीं है तो आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हो, उसका भी 1 मोलर सोल्यूशन बना के आप उसे आगे नेक्स्ट पीएच सोल्यूशन बना सकते हो। और पीएच सोल्यूशन कैसे बनाने हैं उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट्स में आपको मिल जाएगी।
नेक्स्ट देखें तो डिस्टिल वाटर आ जाता है, जिसमें उसके बाद डाई है या मेटल जिस पे भी आप काम कर रहे हो, आपने कोई डाई सिलेक्ट किया है अपने रिसर्च के लिए, तो आपको वो अवेलेबल होना चाहिए आपकी लैब में इजीली, और वो 99.9% उसकी परसेंटेज प्योरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स के, अगर आप मेटल्स पे काम कर रहे हो, किसी एक मेटल पे काम कर रहे हो या कम्बिनेशन ऑफ मेटल्स पे काम कर रहे हो, जैसे जिंक, आयरन, निकल, 3 मेटल्स को अलग अलग डिस्कस कर रहे हो, तो वो इट्स अप टू यू, आपके पास वो होनी चाहिए पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ये दो पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड हैं, ये क्लीनिंग सोल्यूशन बनाने के लिए ये यूज़ होते हैं। क्लीनिंग सोल्यूशन जिसको क्रोमिक एसिड सोल्यूशन भी कहा जाता है, आपने वो बनाना क्यों है, क्योंकि जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई कलर्ड सब्सटेंस होती है आपके सोल्यूशन में, या कोई इस तरह का डाई जिसके कलर बीकर में रह जाते हैं, और अगर आप उसको डिस्टिल वाटर से वॉश भी करो तो वो कलर नहीं जाता। और जब वो कलर नहीं जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर आप क्यूबेट में वो सोल्यूशन ऐड कर रहे हो और उसकी आप एब्जॉर्बेंस की रीडिंग ले रहे हो, तो वो कलर्ड जो पहले से ही क्यूबेट में ऐड है उसकी रीडिंग भी आपके सोल्यूशन में ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके सोल्यूशन की एब्जॉर्बेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसलिए इसके आप जो भी एक्सपेरिमेंट करें, काइंडली अपने अपरेटस को अच्छे से वॉश करके करें। क्लीनिंग सोल्यूशन बनाना लाजमी है, अदरवाइज़ आपकी जो रीडिंग्स हैं वो सारी की सारी इफ़ेक्ट। क्लीनिंग सोल्यूशन या क्रोमिक एसिड सोल्यूशन की वीडियो भी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ कि वो कैसे बनाया जाता है, बनाना क्यों ज़रूरी है, और बनाने का प्रॉपर मेथड क्या है, और उसका कलर क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप उस वीडियो को देखें, और क्लीनिंग सोल्यूशन मस्ट होता है, और इसको यूज़ करने के कुछ प्रिकॉशंस भी उस वीडियो में गिवन है, आप उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलें तो इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। अब हमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन से चाहिए, उसके लिए सबसे पहले तो वेइंग बैलेंस है। आपको जो भी क्वांटिटी आपने वे करनी है उसके लिए वेइंग बैलेंस रिक्वायर होगा, वो डिजिटल भी होता है और दूसरा भी अवेलेबल है, और जो आपको अवेलेबल हो हमने जस्ट वे करना है उसका। और ये स्मॉल साइज़ में भी अवेलेबल होते हैं, लार्ज भी होते हैं। हॉट प्लेट आ जाती है, आपने सॉल्यूशन को हीट करना है, हॉट प्लेट के साथ आप उसको हीट कर सकते हो। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है एक, जिसमें एक प्रॉपर आरपीएम स्पीड पे आप सॉल्यूशन को या मिक्सचर को स्पिन करवाते हो। तो उसमें क्या होता है कि जो हैवी पार्टिकल या हैवी जो उसमें मटेरियल होता है सॉल्यूशन में, वो सेटल डाउन हो जाता है, जो आपका सॉल्यूशन है वो आपके सुपर नेटेंट की फॉर्म में ऊपर आ जाता है, तो आप उसको इजीली उसको अलहदा कर सकते हो। पीएच मीटर आपकी पीएच नोट करने के लिए ये रिक्वायर है आपको। हीटिंग ओवन रिक्वायर है, ओवन में आपने स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट करना होता है सब्सटेंसेस को, ताकि अगर आप सन ड्राई करोगे किसी भी चीज़ को, आपने एड्जॉर्बेंट को या किसी और सॉल्यूशन को या कोई भी आपकी चीज़ जो यूज़ कर रहे हो, तो सन ड्राई में ये होता है कि उसमें एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी उसके अंदर ऐड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो इम्प्योर नहीं रहता, इम्प्योर हो जाता है। दूसरी इसकी रीज़न ये होती है सन ड्राई में ना करने की, वो ये कि सन ड्राई में हमें प्रॉपर उसका टेम्परेचर नहीं पता चल रहा होता है कि इसका टेम्परेचर कितना है, हम टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। जबकि हीटिंग ओवन में हम खुद टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, और ये इसका टेम्परेचर अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट से, किसी भी चीज़ का अगर स्पेसिफिक अमाउंट से जो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है अगर उससे ज़्यादा हो जाए, तो उसके अंदर जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पे कह रही हूँ कि अगर सिट्रस देओदरा साडस्ट है, ये एक एड्जॉर्बेंट है, बायोजॉर्बेंट है, ठीक है। इसको मैंने वॉश किया, अब मैं इसको ड्राई करना चाह रही हूँ, और अगर मैं इसको ड्राई करने के लिए ओवन में रख देती हूँ, जो ऑलरेडी रिपोर्टेड पेपर्स हैं, लिटरेचर है, उसमें इसका जो टेम्परेचर मेंशन है जिस पे इसको हीट करना है ओवन में, वो 65 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो मैं अगर 65 टेम्परेचर पे मैं उसको रखती हूँ तो वो इजीली ड्राई हो जाएगा, लेकिन अगर मैं उसका टेम्परेचर ज़्यादा कर देती हूँ अप टू 70-75, तो क्या होगा, उसमें जो वोलाटाइल कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे इवेपोरेट हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से उसकी जो परसेंटेज एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। और अगर मैं 65 से कम कर देती हूँ, 50 पे हीट करती हूँ, तो वो अच्छे से ड्राई नहीं होगा। जब ड्राई नहीं होगा तो क्या होगा कि जब हम इसको सॉल्यूशन फॉर्म में यूज़ करेंगे तो उसके लम्स बन जाएंगे। लम्स मीन एक जगह पे वो सारा एब्जॉर्बेंट इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हीटिंग ओवन रिक्वायर होता है, ताकि आप स्पेसिफिक टेम्परेचर जो लिटरेचर में मेंशन है उस टेम्परेचर पे ही उसकी हीटिंग कर सकें। इसके अलावा ऑर्बिटल शेकर है जो कि शेकिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट पे आ जाएँ तो रेफ्रिजरेटर्स आ जाते हैं, जिसमें आप सॉल्यूशन अपना स्टोर कर सकते हो। आपने आइस की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको एक्सपेरिमेंट के दौरान,
वो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी कि आईएसक्यू का ज़रूरत कहाँ होनी है। सो स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स। उससे नेक्स्ट आ जाएँ तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर है, जिसमें आप एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट करते हो, उसके बाद परसेंटेज रिमूवल आप कैलकुलेट करते हो। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सेम मशीन यूज़ करनी है आपने, उससे आपको उसकी स्ट्रक्चर का पता चलेगा। एब्जॉर्बेंट की स्ट्रक्चर रफ है, पोरस, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। तो इसकी सेम जो टेक्निक है वो क्या बताती है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो वर्क कैसे करती है, उसमें सैंपल को हम कैसे रख सकते हैं, इसकी प्रॉपर डिटेल मैं इसकी ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप उस वीडियो को देख लें, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के नाम से। इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी इजीली। उसमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की प्रॉपर डिटेल और एड्जॉर्बेंट का क्या रिजल्ट आता है सेम टेक्निक के बाद, वो उसमें मैंने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमें एफटीआईआर मशीन की ज़रूरत होगी। हमने उसके जो एड्जॉर्बेंट है, हमारा सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट, उसके फंक्शन ग्रुप्स को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट में चलें तो हम इन्हीं जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी डिटेल देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ करना चाहिए और इनको ये देखने में कैसे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेइंग बैलेंस से। तो वेइंग बैलेंस जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वेइंग बैलेंस है, डिजिटल वेइंग बैलेंस है। यहाँ पे क्या होता है कि आप जो अपनी चीज़ वे करनी है, जिसकी अमाउंट आप वे करना चाह रहे हैं, उसको आप पेट्री डिश में, चाइना डिश में रख के इसके ऊपर वे करेंगे। सबसे पहले अगर आप जो भी चीज़ रख रहे हैं, कोई प्लेट रख रहे हैं, कोई आप पेपर रख रहे हैं, चाइना डिश रख रहे हैं जिसमें आपने अपनी चीज़ को डाल के वे करना है, पहले आप उसकी रीडिंग को ज़ीरो करेंगे। ज़ीरो करने के बाद आप उसके अंदर वो चीज़ ऐड करके और उसकी रीडिंग लेंगे। जो उसका वे होगा वो यहाँ डिजिटल फॉर्म में आपको शो हो जाएगा। तो वेइंग बैलेंस जो है ये प्रॉपरली यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए लैब में। और इसको जो है प्रॉपरली इस कोई भी केमिकल है आपके पास या आप कोई सॉलिड मास यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको वे करने के लिए डिजिटली आपको रीडिंग शो हो जाती है। सेकंड नंबर पे आ जाएं तो हॉट प्लेट आ जाती है। हॉट प्लेट में जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ कि हीटिंग पर्पसेस के लिए ये यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल ये हॉट प्लेट है, यहाँ पे आप इसका टेम्परेचर खुद सेट कर सकते हो। आपने जिस टेम्परेचर पे उसकी हीटिंग करनी है, यहाँ पे आप कोई बीकर या जो फ्लास्क है जिसमें आपका सोल्यूशन हो, आपने उसको हीट करना है। आप उसको बीकर और फ्लास्क को इसके ऊपर रखते हो, नीचे से आप टेम्परेचर सेट कर देते हो, उस टेम्परेचर पे वो सोल्यूशन जो है वो हीट होता रहता है। उसके बाद क्या होता है कि आप हॉट प्लेट में एक चीज़ और भी आ जाती है कि इसमें मैग्नेटिक स्टीरर का भी ये रोल प्ले करती है। कुछ हॉट प्लेट्स ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ हीट हो सकती है चीज़ें, और कुछ हॉट प्लेट्स ऐसी होती हैं कि जिसमें आप उनको हीट करने के साथ साथ आप उनको स्टीर भी कर सकते हो। तो उनमें क्या होता है, मैग्नेटिक स्टीरर लगे होते हैं जो कि हीटिंग के साथ साथ वो जो सोल्यूशन है वो आपका स्टीर भी हो रहा होता है, और उसको स्टीर करवाने के लिए आप सॉल्यूशन के अंदर, बीकर के अंदर मैग्नेटिक स्टीरर ऐड करते हो, जिसकी वजह से सॉल्यूशन की स्टीरिंग भी होती रहती है और वो साथ में हीट भी होता रहता है। नेक्स्ट चलें तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आ जाती है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इसमें हम क्या करते हैं, आपके पास छोटी छोटी एफ एंड ऑफ ट्यूब्स होती हैं, उसमें आप अपने सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। इसमें आप खुद उसकी जो टाइमर का एक ऑप्शन होता है और एक उसकी स्पीड का ऑप्शन होता है। मैक्सिमम जो स्पीड या यूजुअली जो कंसिडर की जाती है वो 3000 आरपीएम या 2000 आरपीएम के राउंड अबाउट आप उसकी स्पीड को सेट करते हो उसकी स्पिनिंग के लिए। उससे ज़्यादा करेंगे तो वो बहुत ही हाई स्पीड हो जाएगी। और अगर टाइमर की बात करें तो 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए आप टाइमर सेट कर सकते हो। मैक्सिमम अगर आप चाह रहे हो कि आपकी जो मास है, एड्जॉर्बेंट है, वो नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहा, सॉल्यूशन अलग नहीं हो रहा, तो आप मैक्सिमम उसकी 5 मिनट की शेकिंग कर लो। तो उसकी जो स्पिनिंग है वो 5 मिनट की हो जाए तो डेट्स अनफ। इसमें एफ एंड ऑफ ट्यूब्स रखने के जब आप रखें तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि आपने जब एफ एंड ऑफ ट्यूब्स एक साइड पे रखी हैं तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी साइड पे एफ एंड ऑफ ट्यूब्स आपकी होनी चाहिए ताकि उनका बैलेंस हो जाए। अगर आपने अपनी लेफ़्ट साइड पे 2 ट्यूब्स रखी हैं तो आप राइट साइड पे भी 2 ट्यूब्स इसके अंदर रखें ताकि वो दोनों चीज़ें दोनों साइड पे जो है वेट बैलेंस हो जाए। अगर आपने दूसरी साइड पे अपने अप साइड पे 2 ट्यूब्स रखी हैं एफ एंड ऑफ ट्यूब्स, उनमें सोल्यूशन ऐड करके, तो दूसरी साइड पे भी डाउन साइड पे भी उसकी 2 ट्यूब्स होनी चाहिए ताकि वेट बैलेंस हो जाए। जब आप इनकी स्पिनिंग कर लेंगे, इसको
जो भी आपने टाइमर सेट किया होगा उसके बाद आप इसको निकाल लें फंडोप ट्यूब्स को, और निकालने के बाद एक माइक्रो पिपेट होती है, उसके ज़रिए आप जो सोल्यूशन, क्योंकि हैवी मास तो नीचे सेटल डाउन हो गया, ऊपर जो है हमारे पास वो आ जाता है सुपर नेटेंट जिसे कहते हैं, या सोल्यूशन आ जाता है। आप उसको माइक्रो पिपेट के ज़रिए सोल्यूशन को अलग करें और उसको क्यूवेट में डाल के उसकी रीडिंग लें। उसके बाद आ जाता है पीएच मीटर। पीएच मीटर जैसे मैं ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुकी हूँ कि पीएच मीटर, पीएच जो हमने सोल्यूशन बनाने हैं डिफरेंट, उनकी पीएच मेजर करने के लिए यूज़ होता है। आपने पीएच को मेजर करने के लिए आपने बफर सॉल्यूशन भी यूज़ करने हैं। सबसे पहले आप पीएच मीटर को बफर सॉल्यूशन के साथ कैलिब्रेट करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे। आपके पास पीएच 4, पीएच 7, पीएच 10 ये 3 बफर सॉल्यूशन होने चाहिए। आपने उसके पहले पीएच मीटर को कैलिब्रेट करना है उन बफर सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद आप जो अपना डाई का सॉल्यूशन या मेटल आयन का सॉल्यूशन बनाएंगे, आपने पीएच मीटर के इलेक्ट्रोड को उसमें डिप करके उसकी पीएच चेक करनी है, और जितनी पीएच पे आप काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी जो सॉल्यूशन की पीएच है वो भी उतनी ही होनी चाहिए। अगर लिटरेचर में है कि आपने पीएच 2 पे काम करना है किसी भी डाई के साथ, तो आपने जो सॉल्यूशन बनाया है उसकी पीएच भी एग्जैक्ट 2 होनी चाहिए। अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है तो आप उसकी दोबारा रीडिंग लें। मे बी आपका जो पीएच मीटर का जो रोड है वो स्टैंडर्डाइज या कैलिब्रेट ना हुआ हो, आपने इसको दोबारा से कैलिब्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो आप उसको स्टैंडर्डाइज करने के बाद उसकी जब दोबारा रीडिंग लें, अगर तो वो पीएच 2 एग्जैक्ट आती है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ आप न्यू सॉल्यूशन बनाएं। तो पीएच जब तक आपकी स्टेबल नहीं होगी, जब तक आप एग्जैक्ट पीएच सॉल्यूशन नहीं बनाओगे, आपका जो भी रीडिंग्स है वो अफेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह का पीएच मीटर होता है जिसके साथ ये रोड लगी हुई है। आप इसको किसी भी बिकर सॉल्यूशन में डिप करते हो तो इसकी डिजिटल रीडिंग ऊपर शो हो जाती है, जो भी जिस पीएच का वो सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट पे चलें तो हीटिंग ओवन आ जाता है। हीटिंग ओवन में जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि आप किसी भी चीज़ को रखते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए, और हीटिंग ओवन में भी टाइमर सेट हो जाता है। आपके पास जो भी ओवन है इसमें 2 बटन होते हैं, एक टाइमर सेट करने का होता है, एक उसमें टेम्परेचर सेट करने का। आपने जो भी चीज़ रखनी है, प्लास्टिक की चीज़ अंदर आपने नहीं रखनी। प्लास्टिक की किसी भी चीज़ में आप कोई एड्जॉर्बेंट या कोई इस तरह का सैंपल नहीं रखना, वरना प्लास्टिक भी आपका जो है वो हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएगा। आपने कोई भी ग्लासवेयर जो है लाइक पेट्री डिश है या चाइना डिश है, इसके अंदर आपने अपनी या जो भी सैंपल है उसको आप ड्राई करना चाह रहे हो, आप उसके अंदर इसको रखें। जो टेम्परेचर लिटरेचर में गिवन है उस टेम्परेचर पे आप इसको हीट करें, उसको ड्राई करें, और उसके बाद आप इसकी अगर टाइमर सेट करना है तो टाइमर भी सेट करें, और जब वो कंप्लीट ड्राई हो जाए दैन उसको आप निकाल के यूज़ कर लें। नेक्स्ट में चलें तो ऑर्बिटल शेकर्स आ जाते हैं। ऑर्बिटल शेकर क्यों ज़रूरी हैं और ये शेकिंग कैसे करनी है, इसके बारे में आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इसकी तब होगी जब आप इसके बारे में पूरा प्रोसीजर में आप डिस्कस कर लेंगे, समझ लेंगे। तो इसका ओवरव्यू मैं आपको ये देती चलूँ कि जब आप डाई सॉल्यूशन बनाते हो तो उसको आप एड्जॉर्बेंट के साथ ऐड करके उसकी शेकिंग करते हो ताकि एड्जॉर्प्शन ईजिली हो जाए। एक बहुत ही वेल नोन एक्सपेरिमेंट है एड्जॉर्प्शन ऑफ चारकोल, एड्जॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड ऑन चारकोल। आप क्या करते हो कि एसिटिक एसिड की एड्जॉर्प्शन करवाते हो चारकोल के ऊपर टू वेरीफाई बियर्ड लैम्पर्ट लॉ। और इसके बाद फिर आप ये यूजुअली अगर आप बीएस लेवल के स्टूडेंट हो तो ये 6 या 5th सेमेस्टर में ये एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। अगर आप बीएससी लेवल के स्टूडेंट हो तो आपने ये 3rd या 4th सेमेस्टर में इसको लाजमी किया होगा। उसमें क्या होता है कि आपने जो भी सोल्यूशन बनाया है, आप उसके अंदर जो भी पोल्यूटेंट है आपने उसको एब्जॉर्ब करवाना है किसी सूटेबल एड्जॉर्बेंट के ऊपर। तो उसको जब आप सॉल्यूशन के अंदर वो एड्जॉर्बेंट ऐड कर देते हो तो आप उसकी शेकिंग करते हो, उसको कुछ देर के लिए हिलाते हो। हाथ से अगर आप कर रहे हो तो उसको कहा जाता है मैनुअल शेकिंग, और अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए लाइक ऑर्बिटल शेकर के ज़रिए करें तो उसको ऑर्बिटल शेकिंग कहा जाएगा। ऑर्बिटल शेकर कुछ इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है कि आप ये फ्लास्क या किसी भी बीकर के अंदर, बीकर्स में नहीं यूजुअली सॉल्यूशन रखा जाता है क्योंकि उसका जो ऊपर से एरिया होता है वो खुला होता है और उसमें सॉल्यूशन जो है वो बाहर गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए यूजुअली फ्लास्क ली जाती हैं जिनके अंदर सॉल्यूशन डाल के इसके अंदर रख दिया जाता है।
इसके अंदर कोई टेम्परेचर, कोई इस तरह का सीन नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, इसके टाइमर सेट करना होता है। आपने सोल्यूशन को रख के इसका टाइमर सेट कर देना है कि ये 5 मिनट के लिए शेक हों या 3 मिनट के लिए शेक हों। तो उसकी जो शेकिंग का पर्पस है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ये शेकिंग होती कैसे है। तो इसकी शेकिंग का अगर हम देखें तो जो भी सोल्यूशन है वो शेक होगा, और शेकिंग के दौरान होप सो कि आपको यहाँ पे ऑर्बिटल शेकर की समझ आ गई होगी कि ऑर्बिटल शेकर क्या है और वो कैसे उसकी रोटेशन करवाता है। उससे नेक्स्ट चलें तो रेफ्रिजरेटर्स आ जाते हैं। आपने कभी कभार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आपको आइस की ज़रूरत होती है टेम्परेचर लो करने के लिए। आपने टेम्परेचर का इफेक्ट जब स्टडी करना है तो उसमें यूजुअली आपको आइस की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपका रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, 40 तक है, 35 तक है, तो आपको क्या है कि आपने एक्सपेरिमेंट 20 डिग्री पे करना है, 25 डिग्री पे करना है। तो आप आइस के ज़रिए आप उसका टेम्परेचर लो करेंगे और उसके बाद अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। तो उसके लिए कुछ रेफ्रिजरेटर्स की ज़रूरत होती है। सिर्फ आइस के लिए ही नहीं, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको लाइक बफर सोल्यूशन है, आप उनको आइस में या एक कूल एरिया में आप उनको स्टोर करते हो। कुछ केमिकल्स इनके अलावा और भी जिनको रेफ्रिजरेटर्स में स्टोर करना लाजमी होता है, तो इसके साथ साथ आपको रेफ्रिजरेटर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी ड्यूरिंग रिसर्च। उससे नेक्स्ट चलें तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर आ जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ज़रिए आप एब्जॉर्बेंस की मेजरमेंट करते हैं। और ये अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर जो है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए आप जो सोल्यूशन रखते हैं क्यूवेट के अंदर, उसकी एब्जॉर्बेंस आपको फाइंड आउट होती है, एब्जॉर्बेंस भी और ट्रांसमिटेंस भी। इसमें होता ये है कि अब एब्जॉर्बेंस, कोई भी सोल्यूशन उसकी रीडिंग क्यों आती है एब्जॉर्बेंस की, तो देखें जो भी कलर्ड सब्सटेंस है ना, जिसके अंदर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, जब उसके ऊपर लाइट फॉल होती है तो वो डबल बॉन्ड और वो कंजुगेशन में होने चाहिए। कंजुगेशन में पॉसिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो जो डबल बॉन्ड है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट। इसके अंदर आपको जो इसकी जो रेंज है इसकी वेवलेंथ की, वो 200 टू 400 नैनोमीटर है अल्ट्रा वायलेट रीजन की, और विजिबल की 400 टू 800 नैनोमीटर। इसके अंदर इस रेंज की, या हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि 200 से 800 नैनोमीटर तक की रेंज होती है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर की। आपका जो सोल्यूशन क्यूवेट में मौजूद होगा, जब आप उसके ऊपर लाइट फॉल करवाओगे तो क्या होगा कि उसके अंदर जो कलर्ड सब्सटेंस है सोल्यूशन के अंदर, कोई भी डाई है या कोई भी पोल्यूटेंट है, जब उसके ऊपर लाइट फॉल होगी तो वो लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। जितनी लाइट फॉल हो रही है, दोबारा कुछ जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो उतनी ही लाइट दोबारा ट्रांसमिट नहीं होगी। इट्स मीन कि जितनी उसने लाइट एब्जॉर्ब कर ली है उतनी रीडिंग आपको ऊपर शो हो जाएगी कि उसने इतनी लाइट एब्जॉर्ब कर ली है, वो उसकी एब्जॉर्बेंस की रीडिंग होगी। ये एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर है। इसके अंदर ये जिसका जो कैप है, एक तो एक साइड पे, लेफ़्ट साइड पे इसके जो बटन्स हैं, यहाँ से हम उसकी सेटिंग करते हैं कि हमने एब्जॉर्बेंस की रीडिंग लेनी है या ट्रांसमिटेंस के ऊपर जो स्क्रीन है उसके ऊपर हमें डिजिटल फॉर्म में रीडिंग आ जाती है। राइट साइड पे ये जो हमारे पास ये ढक्कन है, इसका हम इसको जब ओपन करते हैं तो इसके अंदर हम क्यूवेट रखते हैं। क्यूवेट रखने के बाद इसकी जब हम रीडिंग लेते हैं तो एब्जॉर्बेंस की या ट्रांसमिटेंस की जो रीडिंग आती है हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद हम एक डिफरेंट फार्मूला लगा के परसेंटेज रिमूवल कैलकुलेट करते हैं। वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मैं डिटेल से डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट चलें तो उसके बाद आ जाता है सैम। तो सैम एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो कि आपके सैम्पल की स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस नेचर फाइंड आउट करने के लिए ये यूज़ की जाती है। इसके ज़रिए आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये एक सैम मशीन यहाँ पे गिवन है। इसकी जो अलग से वीडियो है कि ये इसमें हम सैंपल को रखते कैसे हैं, ये यूज़ कैसे की जाती है, उसकी अलग से वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप इस चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ FTIR टेक्निक। तो FTIR टेक्निक, जिसको फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, इसके ज़रिए आप क्या करते हैं, ये FTIR मशीन यहाँ पे गिवन है।
FTIR टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए आपको कोई भी आपका सैंपल है आप उसके फंक्शनल ग्रुप्स की स्टडी कर सकते हैं। आपका कोई एड्जॉर्बेंट है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उसके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसकी वजह से एड्जॉर्प्शन हो रही है, आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उनकी डिफरेंट टाइप्स के इसके ग्राफ और पीक्स आती हैं जिसको आप पीक्स को कंपेयर करते हो लिटरेचर के साथ। बेसिकली इसका जो FTIR मशीन से जो इसका डाटा आता है वो डिजिटल फॉर्म में आता है, ठीक है। तो आपके पास जो DPT या इस तरह की फ़ाइल्स होती हैं जो कि आपके पास इस मशीन से आती हैं, आप फिर उस DPT फाइल्स को एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करके उनका ग्राफ प्लॉट करते हो। उस ग्राफ में आपको डिफरेंट काइंड्स की पीक्स शो होती हैं। जब वो पीक्स शो होंगी आप उनको लिटरेचर के साथ कंपेयर करोगे कि ये पीक किस फंक्शन ग्रुप की है, इस वेव नंबर पे किस कौन सा फंक्शन ग्रुप आ रहा है। फॉर एग्जांपल 3300 टू 3500 के दरमियान अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रेंज है ये, तो अगर वहाँ पे आपकी पीक शो हुई है तो इट्स मीन कि आपके एब्जॉर्बेंट में आपके सैंपल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो अब DPT फ़ाइल जो इसके ज़रिए हमें इस मशीन के ज़रिए मिलती है, DPT फ़ाइल को हम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उस वीडियो को देख के उस वीडियो में DPT डाटा रा डाटा जो FTIR मशीन से आता है हम उसको ग्राफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी कंप्लीट डिटेल गिवन है इसी चैनल पे, हाउ टू कन्वर्ट DPT फाइल्स इनटू FTIR ग्राफ। तो होप्स ओके यहाँ तक सारे इंस्ट्रूमेंट्स, केमिकल्स और ऑपरेटर्स जो रिक्वायर हैं एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान आपको उन सब की डिटेल समझ आ गई है कि जब भी आपने एड्जॉर्प्शन करवानी है चाहे वो डाई की है या किसी भी मेटल आयन की है, तो आपको ये कुछ ऑपरेटर्स कुछ केमिकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होगी जो कि यहाँ पे लिस्टेड हैं। अगर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं तो आपकी रिसर्च कंप्लीट है। और उसके रिसर्च करने के दौरान आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसकी एक्सेल शीट्स कैसे बनानी है, लैब वर्क कैसे करना है, रिटर्न वर्क कैसे करना है, थीसिस कैसे लिखना है, आपने आर्टिकल कैसे लिखना है, उसकी वीडियोस इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट्स में मैं अपलोड करूँगी। तो इस चैनल का मकसद ये है कि आपको एड्जॉर्प्शन प्रोसेस की कंप्लीट रिसर्च वर्क और उसका रिटर्न वर्क समझाया जाए, आपके साथ डिस्कस किया जाए ताकि आपको कोई किसी भी पॉइंट पे कन्फ्यूजन ना हो। तो स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।